बाकी आज 28 जनवरी हम सब के अति प्रिय यज्ञ के आदि रतन आदरणीय रमेश भाई जी, जो फोटो आप देख रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने 28 जनवरी 2017 को अपना पुराना देह त्याग कर अव्यक्त बाप दादा की गोद ली। रमेश भाई जी का इस यज्ञ इतिहास में बहुत अमर, अविनाशी और यादगार पार्ट रहा है। मुझ आत्मा का ये सौभाग्य है जो मुझे 20 वर्ष डायरेक्ट उनके संपर्क में रहने का और उसमें से 10 वर्ष तो उनके संग रहकर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई साहब की माताजी ज्ञान में चलती थी, शांता माता नाम था। उनके पिताजी की डेथ हो गई थी तो माताजी थोड़ा डिप्रेशन में आ गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो माताजी को पता चला कि ब्रह्मा बाबा जो हैं वो मुंबई में गए हुए थे। तो माताजी को कहीं से पता चला तो वो परिचय में आई ब्रह्मा बाबा के, तो उनको तुरंत ज्ञान समझ लिया उन्होंने, तो वो बाबा की बन गई। बाबा का बनते ही उनका वो सारी परेशानी दुख जो है दूर हो गया। तो वो रमेश भाई ने देखा प्रैक्टिकली कि माँ इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी एकदम, और एकदम से इसका दुख कैसे दूर हो गया। उस समय वो पांडुरंग शास्त्री जी के राइट हैंड थे, वहाँ जाते थे और बहुत वहाँ के लीडर में से थे, मतलब मुख्य पांडुरंग शास्त्री जी के वहाँ से मुख्य भाई में से थे वो, और खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। इंडिया में वो फर्स्ट आए थे, LLB भी किया था और वहाँ के कॉलेज में भी पढ़ाते थे बॉम्बे में। तो जब उनको लगा कि फिर वो माताजी को छोड़ने जाते थे बाबा के पास, छोड़ के वापस चले जाते थे, फिर लेने जाते थे। उस दौरान कभी कभी बाबा से मिलना भी होता था उनसे। बाबा का ऑपरेशन भी हुआ था, तब भी वो बाबा से मिले थे, वहाँ थे हॉस्पिटल में साथ में। तो उन्होंने पहले डायरेक्ट ज्ञान को नहीं समझा रमेश भाई ने, लेकिन ऐसे वो माताजी के साथ आते आते वो स्नेही बने। स्नेही बन के फिर माताजी उनको कहती थी आज बाबा को वहां जाना है तो तू अपनी कार में ले जा। तो अपनी कार में बाबा को बिठा के ले जाते थे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो सहयोगी बने और सहयोगी से फिर योगी बने। 1961 से वो पक्के योगी बन गए और उन्होंने वहाँ पांडुरंग शास्त्री जी को भी कहा कि इस प्रकार से मैं अब प्रैक्टिकल गीता को जीवन में धारण करूंगा। तब तक उषा बहन जी से उनकी गंधर्वी विवाह भी हो गया था और बाबा ने उनको ऐसा परखा जो आते ही, जैसे ही वो पक्के योगी बने और बाबा ने उस अल्प आयु में ही, समझो आप करीब 30 साल की आयु रही होगी, यज्ञ के सारे अकाउंट, फाइनेंस, लीगल कारोबार उनको सौंप दिया। अब आप सोचो 30 साल का बच्चा कैसा होता है, उस पर इतनी बड़ी जवाबदारी बाबा ने दे दी पूरा। और उस समय तो खास कुछ कानून थे नहीं, खास अकाउंट थे नहीं, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें इन सब बातों का ध्यान रखना है। और रमेश भाई ने इतनी कुशलता से उस कारोबार को किया, जो यज्ञ इतना विस्तार को पा लिया है अभी, फिर भी उनके बनाए हुए जो सिस्टम है उसके आधार पर आज अडिग खड़ा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है।
और इसके लिए उनको जहर भी पीना पड़ा रमेश भाई को। क्या जहर पीना पड़ा? अब हमारे सेंटर इंचार्ज बहनें तो भोली भी, पढ़ाई की हुई नहीं है अकाउंट की, कुछ जानती नहीं है अकाउंट के बारे में, और जब कानून थोड़े सख्त होने लगे तो टाइम पर अकाउंट रखना, एक्यूरेट अकाउंट रखना, टाइम पर वहाँ अकाउंट देना, सबमिट करना, वो सब अब बहनें करे नहीं करे, तो रमेश भाई को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ा। तो उनकी इमेज ऐसी बन गई कि भाई साहब बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत गुस्से वाले, ऐसी इमेज बन गई। जबकि उनका दिल ऐसा नहीं था। मैंने रमेश भाई के आंखों में आंसू कई बार देखे, इतने भाव विभोर हो जाते, इतना कोमल हृदय था उनका। परंतु ये जहर इसलिए पीना पड़ा कि यज्ञ के लिए ये सिस्टम बनाना था, सेफ रखना था। तो जैसे पुलिस वाले का पार्ट प्ले करना पड़ा उनको, जबकि वो बहुत योगी थे। साकार मम्मा बाबा से और अव्यक्त बाबा से जितने प्रश्न या क्लैरिफिकेशन रमेश भाई ने पूछे, उतना किसी ने नहीं पूछा। बात बात से बाबा पर श्रीमत लेते थे, बात बात पर, और हर कार्य उस श्रीमत अनुसार करते थे। इतना जबरदस्त उनका बाबा के साथ लगाव था। बाबा को पता था, कहते थे कि ये संदेश ऊपर जाए तो ये रमेश आपको पूछेगा। पूरा भाई साहब इतना पूछते थे, इतना हर चीज पूछ पूछ के करते थे। और फाइनेंस के मामले में भी भाई साहब इतना अपने को स्वच्छ रखा। खुद की सीए की प्रैक्टिस थी, खुद कमाते थे, खुद का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था। उनके पिताजी भी बहुत पैसे वाले थे, लेकिन यज्ञ के पैसे और उनका पैसे का उन्होंने बहुत बहुत क्लैरिटी से अलग रखा। मैं एक बार मैं तब अहमदाबाद में रहता था और यहाँ की एक मेले की सेवा में मैं अकाउंट की सेवा कर रहा था। तो रमेश भाई ट्रेन से मुंबई से मधुबन जाते थे, अरावली एक्सप्रेस से। वो अरावली सवेरे 6 बजे यहाँ अहमदाबाद में रुकती थी। तो जब भी वो जाते थे तो हमारे जो मणिनगर सेंटर सरला दीदी जी थे, तो वहाँ से एक भाई उनके लिए चाय लेके जाता था, उषा बहन और उनके लिए, और अखबार, गुजरात समाचार और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये दोनों लेके जाता था। तो एक बार मुझे कुछ पूछना था उनको, तो रमेश भाई ने कहा तुम ट्रेन पर आ जाना, वहाँ रूबरू में साइन भी कराना था, तो वहाँ साइन करा लेना मेरी। तो मैं वो भाई के साथ गया, तो वो भाई ने वहाँ 2 अखबार खरीदे रेलवे स्टेशन पर, और चाय का थर्मस लेके आए, और हम गए उनके डिब्बे में। तो ट्रेन रुकती थी, तो भाई साहब ने चाय पी, वो अखबार दिया वो भाई साहब को, वो भाई ने, तो भाई साहब ने अपनी जेब में से वो 4 रुपया निकाल के, कॉइन्स थे, 4 रुपया निकाल के उस भाई को दिए, और वो भाई ने भी अपनी जेब में रख लिए 4 रुपया। खैर जब हम वापस नीचे उतरे, ट्रेन गई, फिर मैंने वो भाई को बोला, मैंने कहा ये यज्ञ के इतने बड़े भाई हैं, आधार मूर्त हैं, और आपने अखबार दिया, उसका 4 रुपया भी वापस ले लिया आपने। 4 रुपये का अखबार था, 4 रुपया आपने वापस भाई साहब से ले लिया। भाई साहब ने दिया कि मैंने जब पहली बार लेने के लिए मना किया था ना, तो मुझे क्लास कराया था भाई साहब ने कि ये मेरा खर्च है, और मेरा खर्च में मैं मेरा ही पैसा यूज करूंगा। वो जब भी जाते थे, जैसे कहीं भी आना जाना होता था, तो वो 2 प्रकार का एक, अगर वो यज्ञ की सेवा के लिए गए तो वो टिकट का खर्च यज्ञ में डालते थे, और अगर वो अपना उसमें कुछ भी कारोबार हुआ तो वो खर्च अपनी फर्म से करते थे, अपने बैलेंस में से करते थे। इतना उनका स्पष्ट धन का हिसाब किताब रहता था। उनकी बुद्धि इतनी शार्प थी कि दुनिया के कई कानून उनको पूरी तरह से याद थे। यज्ञ की कानूनी रूप से उन्होंने बहुत रक्षा की, हर चीज उनको पता थी।
लेकिन उसका अभिमान नहीं था। उसके बाद सब कुछ पता होते हुए बाबा ने उनको अधिकार दिया हुआ था डिसीजन लेने का, उसके बावजूद भी वो अपनी निर्णय को 2-3 एक्सपर्ट से वेरीफाई करवाते थे। ऐसा नहीं कि मुझे सब पता है तो मैंने निर्णय ले लिया वो फाइनल। वो 2-3 एक्सपर्ट से इसलिए वेरीफाई करवाते थे कि कहीं यज्ञ का नुकसान नहीं हो जाए मेरे अहंकार में, कि मैं निर्णय सही ले रहा हूं ना, तो वेरीफाई करवा के फिर वो इंप्लीमेंट करते थे यज्ञ में। पूरे भारत में जमीन मकान लेने का कानून में क्या है, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कानूनी रूप से वो जमीन मकान ठीक है या नहीं है, वो पूरा उन पर निर्भर था। उनकी साइंस से ही कहीं पर भी जमीन मकान आदि लिया जाता था, इतनी एक्सपर्टाइज थी। अब भले दादियां बड़ी थी रमेश भाई जी से, और भी बड़े भाई थे उनसे, लेकिन बाबा ने उनको एब्सोल्यूट राइट्स दे दिया था। एब्सोल्यूट राइट्स कि अकाउंट्स, फाइनेंस, लीगल मामले में जो रमेश कहेगा वही सबको करना है, सबको करना है। कोई दूसरी बात कर नहीं सकता था। यज्ञ में बचत कैसे करनी है भाई साहब सिखाते। और एक बहुत बड़ी विशेषता उनमें यह थी कि वो बहुत प्रोग्रेसिव थे, पुरानी विचारधारा के नहीं थे। यज्ञ में टेक्नोलॉजी का उपयोग उन्होंने सिखाया, सबको मोटिवेट करते थे सबको टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए। सब बहनों को कंपलसरी कंप्यूटर का कारोबार करने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया। वो 20 साल आगे का सोचते थे कि 20 साल बाद क्या होना है, उसका वो प्लान अभी से करते थे। इतनी दीर्घ दृष्टि थी उनकी। मुझे याद है कि जब मैंने अकाउंट्स की सेवा शुरू की 1997 में, तब केवल आबू में कंप्यूटर से अकाउंट की एंट्री होती थी, केवल आबू में। बाकी सारा मैन्युअल हाथ से लिखा जाता था, सभी सेंटर्स पर हाथ से रजिस्टर होते थे। फिर मैं पहली बार सेंटर का अकाउंट एक्सेल में बना के लेके गया था, तो भाई साहब को पसंद आया, बोले हाँ ऐसा कर सकते हो। उसके बाद सेंटर पर धीरे धीरे भाई साहब ने सिस्टम बना के कंप्यूटर में अकाउंटिंग का शुरू करवाया। और केवल 30% सेंटर पर कंप्यूटर थे, 30% सेंटर पर कंप्यूटर थे। उस समय भी उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि सभी सेंटर को अकाउंट कंप्यूटर में ही बना के लाना है, मैन्युअल रजिस्टर हम चेक करेंगे ही नहीं। बहनें न कंप्यूटर जानती, न कुछ जानती, इंग्लिश नहीं जानती। अभी कंप्यूटर में तो इंग्लिश में ही होता था, इंग्लिश नहीं जानती, कंप्यूटर नहीं जानती। भाई साहब ने कहा आपको जो करना है सो करो, लेकिन अकाउंट कंप्यूटर में ही करना है। अब जब कंपलसरी हो गया तो धीरे धीरे सबको सीखना पड़ा, अनिवार्य रूप से करना पड़ा। लेकिन उन्होंने डिसीजन ले लिया। कई बहनें रोई दादी जी के सामने, भाई कि रमेश भाई बहुत कड़क होके ये बोल रहे हैं, हम कहाँ से करें, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे करें। भाई साहब बोले नहीं, करना मतलब करना। और उसका है कि आज बहनें इस बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल पा रही है। इतना रमेश भाई का प्रोग्रेसिव विचारधारा थी। और ज्ञान का मंथन इतना विशेष रीति करते थे, इतने नए नए पॉइंट इतने प्रकार से समझाते थे कि आश्चर्य होता था कि इन्होंने देखो ज्ञान के किस पहलू को उजागर किया है। ज्ञानामृत में उनका लेख होता ही था कंपलसरी, एक लेख उनके नाम से। उन लेखों की फिर किताबें बनी। अव्यक्त मुरली मैंने देखा कि अव्यक्त बाबा बोलते थे, वो बैठ के पूरी मुरली लिखते थे, पूरी मुरली लिखते थे सामने बैठ के उनकी डायरी में।
और दूसरे दिन पूरी मुरली जो है वो सुनाते थे, उसका विश्लेषण करते थे पूरा और पूरा सुनाते थे। उन्होंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को तो पूरा सेट किया ही, पूरा संभाला ही पूरा, उसके साथ नई नई ज्ञान की रिसर्च होती रहे, उसके लिए स्पार्क विंग बनाई खास। उन्होंने उस वक्त ऐसा कहा था कि बड़ी बड़ी कोई भी संस्था होती है तो उसमें रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च। इसीलिए ये स्पार्क शुरू किया। तो इसलिए ये ज्ञान सरोवर जब बना तो वहां एक पूरा हॉल रिसर्च के लिए रखा उन्होंने, स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर के नाम से, और उन्होंने रिसर्च चालू कराई। पूरा 13 नंबर को जो है वो बुरा मानते हैं भाई, कि वो शकुनी ने अपशकुन वाला मानते 13 नंबर। तो भाई साहब ने कहा 13 नंबर के रूम में ही ये जो है सेवा चलेगी, और आज इतनी अच्छी स्पार्क की सेवाएं जो है देश विदेश में चल रही है, वो किया। फिर उषा बेन जी को मोटिवेट करके आर्ट और कल्चर विंग का विकास किया, यज्ञ के कई गाने बनाए। यज्ञ का पहला अपना गाना रमेश भाई के मकान में, कमरे में रिकॉर्ड हुआ मुंबई में, हारमोनियम पर। वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, शिव स्वागत आज तुम्हारा, उनके घर में रिकॉर्ड हुआ पहला गाना। इतना वो वैरायटी, ये जो प्रदर्शनी सेवा है ये रमेश भाई जी ने शुरू किया हुआ, कि कैसे सब चित्रों की प्रदर्शनी लगा के सबको बुला के सेवा करने का, वो शुरू किया उन्होंने। यज्ञ में ऐसी कई नवीनताएं की कि जिससे लाखों आत्माओं का भाग्य बना और हजारों ब्राह्मण आत्माओं का जीवन बना सेवा में, वो रमेश भाई जी ने किया। तो ऐसे बहुत जो है रमेश भाई जी का इस यज्ञ में बहुत बहुत योगदान रहा, बहुत योगदान। उन्होंने शरीर की कभी भी परवाह नहीं की। उनका एक ही नियम था, आज का काम आज करना, दिन हो या रात हो, कुछ भी हो, आज का काम आज करना। और वो मैंने रमेश भाई जी से कई चीजें सीखी। उसमें पहला जो लेसन सीखा वो ये था, आज का काम आज करना। ये पहला, मेरे को डांट पड़ी थी उसके लिए, लेकिन वो तब से सीखा मैंने। वो अब भी का अभी करो। ईमेल सारी चीजों का अभी, मतलब भाई साहब की विशेषताएं इतनी है कि बात नहीं कर, इतनी बात भाई साहब की विशेषताएं, और उन आत्माओं का ही इतना प्रभाव है, और जो सेवाओं का फाउंडेशन एक सिस्टम के आधार पर जो बनाया, उसके कारण यज्ञ आज भी सेफ है। गॉडलीवुड स्टूडियो का जो है उनका पूरा विजन था, और उस विजन से उन्होंने पूरा गॉडलीवुड स्टूडियो बनाया। सोलार प्रोजेक्ट का पूरा उनका विजन था, उन्होंने सोलार प्रोजेक्ट बनाया। यज्ञ में कई प्रकार की नवीनताएं उन्होंने की। विदेश की सेवाओं में कितना उन्होंने भाग लिया, कि कई विदेशों में जाकर सेवाएं की, और वहां पे मजबूत जो है सेंटर स्थापित कराए, और सबके मन में उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट थे, बहुत ही रिस्पेक्ट थे सबके प्रति। सब उनको बहुत रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते थे। तो इस प्रकार से वे रमेश भाई जी यज्ञ के एक चमकते हुए सितारे, ध्रुव सितारे की तरह वो यज्ञ के बन गए। और मुझ आत्मा का ये सौभाग्य रहा जो मैंने बहुत नजदीक से देखा। यज्ञ सेवा के लिए इतने वो तत्पर रहते थे। उनका ऑपरेशन हुआ मुंबई में, मैं गया था अपनी हॉस्पिटल जो है बॉम्बे में, वहाँ ऑपरेशन हुआ। जब वो ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में लाए, तो मैं जब आईसीयू में उनसे मिलने गया, उसी समय उनको वो होश आया था। जो एनेस्थेसिया का असर पूरा हुआ और होश आया। होश आते ही मुझे बोला कि वो भाई का जो फोन आया है ना, तो उनको फोन करके बोलो कि हाँ इस प्रकार से वो ये काम कर ले।
ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते ही ये इतना उनका था कि भाई काम किसी का रुकना नहीं चाहिए, काम आज का आज करो। तो इस प्रकार से भाई साहब का बहुत ही अद्भुत रोल रहा। और ऐसे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार दिवंगत रमेश भाई जी को आज हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलकर जो यज्ञ की सेवा उन्होंने की है वैसी सेवा करके संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं। इस मकान का उद्घाटन रमेश भाई जी ने किया, उषाबेन जी ने किया, रमेश भाई जी ने किया। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं जो मुझे ऐसी आत्मा के संग रहने का साथ मिला। वो जूरिस्ट विंग के भी चेयरपर्सन थे, जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन थे। बहुत सेवाएं की, बहुत सेवाएं। ओम शांति शांति।